नमस्कार दोस्तों। आज है 26 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हो वो सैन्य अभ्यास से। अभी हाल ही में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि सैन्य अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ हुआ, ये सैन्य अभ्यास कब प्रारंभ हुआ, इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए, इसका उद्देश्य क्या है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में SX-01N सैन्य अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो इंडोनेशिया के दक्षिण नाटुना सागर में, जो कि कहाँ पर है, वो बाटन द्वीप। क्योंकि इंडोनेशिया द्वीप द्वीप मिल के इंडोनेशिया देश बना हुआ है, ये एक पूरा स्थल भाग नहीं। और इंडोनेशिया है कहाँ पे, तो ये पूर्वी एशिया के क्षेत्र में है, पूर्वी एशिया के। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करो, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, यह सैन्य अभ्यास कब प्रारंभ हुआ, ये सैन्य अभ्यास 17 सितंबर को 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास था। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए, इसमें आसियान के टोटल 10 देश थे। अभी हाल ही में आसियान की एक नया देश जुड़ा है जिसमें तिमोर लेस्ते का नाम है। तो टोटल 11 देश हो गया, तो 11 देश इसमें पार्टिसिपेट किए। इसका उद्देश्य क्या है, आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है कि आपसी सैन्य सहयोग एवं समन्वय को मजबूत करना, इसके साथ साथ आतंकवाद और समुद्री डकैती जैसी समस्याओं से लड़ना। ठीक है, अभी हाल ही में आसियान का संयुक्त बैठक हुआ था। अभी देखेंगे इसका बैठक कहाँ पे हुआ था, उसमें मुख्य क्या कदम उठाया गया। और भी अभी हाल ही में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास, अभी हाल ही में आसियान का बैठक कहाँ पे हुआ, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अगर बात करें कि भारत तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया, भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसी दौरान इसी बैठक में ही इसमें एक नया देश जोड़ा गया, तिमोर लेस्ते। उसके पहले 10 देश था, अब टोटल 11 देश हो गया। और जब तिमोर लेस्ते को देश उसमें जोड़ दिया गया, तो इसके पहले तिमोर लेस्ते में भारत की दूतावास नहीं था, इसलिए भारत द्वारा भी वहां पे दूतावास खोलने के लिए, राजदूतों के रहने के लिए दूतावास खोलने के लिए घोषणा किया गया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। अभी हाल ही में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है, कहाँ से वो है, कितने दिन तक अंतरिक्ष में रहकर आए हैं, उनका उद्देश्य क्या था, वो कब गए थे, कब आए हैं, इसके साथ साथ किस रॉकेट के माध्यम से वो गए हुए थे। तो पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है, सुल्तान अल नयादी। सुल्तान अल नयादी कहाँ से है, ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। कितने दिन तक अंतरिक्ष में रह के आए, ये 6 महीना, टोटल लगभग 186 दिन। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य ये था कि अंतरिक्ष अन्वेषण में अरब की भागीदारी, क्योंकि ये अरब से हैं, तो अरब की भागीदारी को बढ़ाना इनका उद्देश्य था। ये कब गए हुए थे, तो ये 2 मार्च 2023 को अपने क्रू 6 टीम सदस्यों के साथ वहां पे गए हुए थे। किस रॉकेट के माध्यम से गए हुए थे, तो उनका रॉकेट था फ्लोरिडा फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन और समारोह से लिया हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ। तो सबसे पहले ये देखेंगे गांधी वॉक का आयोजन कहाँ पे किया गया और गांधी वॉक का आयोजन कब किया गया, इसके साथ साथ इस बार कौन सा संस्करण है, गांधी वॉक क्या होता है, इसके दौरान क्या किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके साथ साथ गांधी वॉक आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में गांधी वॉक का आयोजन कहाँ पे किया गया। देखो, वॉक एक इंग्लिश शब्द है, मतलब पैदल चलना, टहलना। तो गांधी वॉक, वैसे अगर इंडिया में ऐसा कुछ आयोजन किया जाता तो वॉक की जगह पे यहाँ पे हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता, लेकिन अगर ये इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब दूसरे देशों में, और जब दूसरे देशों की बात की जाए और गांधी का नाम आए तो जाहिर सी बात है वहां पे दक्षिण अफ्रीका का नाम आ जाता है, क्योंकि गांधी का दक्षिण अफ्रीका में काफी योगदान है। तो अगर बात करें गांधी वॉक का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग के लेसानिया में। कहा, जोहान्सबर्ग के लेसानिया में। कब आयोजन किया गया, अभी हाल ही में 17 सितंबर को। इस बार कौन सा संस्करण है, ये 35वां संस्करण है। लेकिन ध्यान रहे, कोविड-19 जब से आया हुआ था उसके बाद गांधी वॉक का आयोजन नहीं किया गया था, और अब कोविड-19 के बाद ये पहली बार आयोजन किया गया। देखो, इसलिए कोविड-19 के बाद आयोजन नहीं किया गया क्योंकि इसके दौरान काफी लोगों की भीड़ होती है। कोविड-19 में लोगों की भीड़ से बचाना ही उद्देश्य था। इस दौरान क्या किया जाता है,
इस दौरान लोगों 6 किलोमीटर तक काफी लोग 2 से 3 हजार लोग इसमें यात्रा करते हैं। क्यों करते हैं? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद में, गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, उसी आंदोलन की याद में इस गांधी वाक का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गांधी के जीवन उनके विचारों को याद करना, साथ साथ गांधी की विरासत को संरक्षित करना भी इसका उद्देश्य होता है। इस दौरान गांधी के हमशक्ल जो भी है हाल ही में, हरिवर्धन पीताम्बर जो कि गांधी जी के हमशक्ल है, ये भी वहां पे उपस्थित रहे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने रक्षा क्षेत्र से लिया हुआ है। अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? भारतीय सेना में अभी एक स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को शामिल किया गया। तो हम सबसे पहले देखें कौन सी माइंस है, कब विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया, और यह माइंस क्या है और यह कैसे काम करता है, इसकी क्षमता कितनी है, उसके साथ साथ उसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, भारतीय सेना में शामिल की गई स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो उसका नाम है विभव। क्या नाम है? विभव। किसके द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। यह जो एंटी टैंक मिसाइल है, माइंस है, जिसका नाम विभव है, क्या है? तो विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। क्या है? एंटी टैंक गोला बारूद। और पॉइंट अटैक मतलब जिस पॉइंट पे फिक्स करके अटैक किया जाएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट अटैक करेगा। यह कैसे काम करता है? तो देखो, यह एक इलेक्ट्रॉनिक एंटी हैंडलिंग और एंटी लिफ्ट डिवाइस से लैस होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक तौर पे काम करेगा, जो एक बार हथियार बंद के बाद ये 120 दिन तो सक्रिय रहता है। देखो, ये एक ऐसा माइंस है जो किसी भी जगह इसको हथियार बंद करके फिक्स कर दिया जाएगा और ये लगातार 120 दिनों तक निष्क्रिय रहेगा। और उसके साथ साथ ये स्वनिष्क्रिय है। स्वनिष्क्रिय मतलब है आवाज, स्वर मतलब आवाज होता है। ये आवाज के माध्यम से निष्क्रिय नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बारूद है जो कि अगर दूसरा बम धमाका होता है बगल में तो वो भी धमाका हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक से कंट्रोल होगा। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 100 मीटर है और बख्तरबंद वाहन को नष्ट करने की क्षमता है। जो पूरी तरह बख्तरबंद गाड़ी हो तो उसकी भी नष्ट करने की क्षमता है। अगर बात करें कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को नोट्स के माध्यम से डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।